अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। नाजरीन, जुमे का रोज पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में हमेशा से एक तारीख साज दिन रहा है। वो इसलिए कि गुज़श्ता कई सालों पर अगर हम नजर दौड़ाएं, जितने बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो गालिबन और ज्यादातर जुमे के रोज ही आए। और आज जुमे का रोज और एक और तारीख साज फैसला हुकूमत ने जो गुज़श्ता साल मई में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया था, आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने बाकायदा तौर पर उसे कलादम करार दे दिया है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हिदायत और डायरेक्शंस भी जारी की हैं, जिसके अंदर जो उनकी अहलिया और बच्चों के नाम जो जायदादें हैं उसके हवाले से FBI के आला हुकाम को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो उनको 7 दिन के अंदर अब इस जजमेंट के बाद नोटिस जारी करें और उनको फिर मौका भी फराम करें कि वो अपने ज़राए आमदन जो हैं वो टैक्स अथॉरिटीज़ को दें। और ये तमाम कार्रवाई जो है कहा गया है FBI को 2 माह के अंदर कंप्लीट करे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। और फिर सुप्रीम कोर्ट को बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आर्टिकल 209 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि अगर उन्हें ये लगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कुछ ऐसी मालूमात आई हैं कि उनके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है तो वो दोबारा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर अभी तक यूं लग रहा है कि काजी फायज ईसा सुरखरू हुए हैं और यकीनन ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो शहबाज, FBI को आप देखते हैं तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन जो अब ये इफेक्टिवली जो बॉल है वो FBI की कोर्ट में फेंक दी है। तो आपको लगता है कि FBI इतनी एफिशिएंट है जो टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उस पर अमल दरामद करके इस केस को बड़े अच्छे तरीके से निपटा देगी? कामरान, एक तो आपने जैसे कहा कि ये एक बहुत ही तारीखी फैसला है और बहुत सारी जो माजी की हुकूमतें थीं और इस हुकूमत की तरफ से भी बहुत दफ़ा ऐसी कोशिश की गई कि जो आपके इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको ऊपर किसी तरह से को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, उसको प्रेशराइज किया जाए, मर्जी के फैसले लिए जाए। तो पाकिस्तान की तारीख से भरी पड़ी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो 1997 में या जजेस के जो फ़ोन हैं उनको टैप करना, तो ये सारा सिलसिला चलता रहा है। सवाल आपने बड़ा बुनियादी उठाया कि क्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इतना काबिल है कि ये मामला वो हैंडल कर सके, और ख़ास तौर पर 60 या 75 दिन की एक जो लिमिट उसके अंदर लगा दी गई है। तो उसके अंदर एक और भी जो जजमेंट के अंदर चीज़ है वो ये है कि इस जजमेंट का जो एक राइट टू अपील है पार्टीज का, जस्टिस काजी फायज ईसा उनकी जो फैमिली है उनका जो राइट टू अपील है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिस कानून के तहत अब ये कार्रवाई होगी, वो किसी भी तरह मुतासर नहीं होगा। तो वो राइट टू अपील क्या है, उसको कितना प्रोसेस को टाइम लगता है, उसके ऊपर तो हम आगे प्रोग्राम में जाके बात करेंगे। अभी जो आपका सवाल था क्या FBI कर सकता है, मेरा इस पर बड़ा छोटा सा जवाब है। FBI अगर इतना काबिल होता तो ये मामला जो एक सादा टैक्स का मामला था वो कभी भी एक सदारती रेफरेंस की सूरत में ना जाता और कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना जाता, FBI के लेवल पे ही सेटल हो जाता और ये आगे क्या हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। अप्रैल 2016 पाकिस्तान की तारीख में किसी भी कोई भी नहीं भूलेगा जब पनामा केस होता है। मैं लाहौर में था, मैं वहाँ पे कवरेज के लिए गया हुआ था, मेरी वो सेमिनार था। तो मुझे लाहौर में एक सोर्स का फोन आता है कि बजट की वजह से FBI में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। तो मैंने कहा बजट का मीडिया की दाखिले से पाबंदी का अप्रैल से क्या ताल्लुक, ये पाबंदी लगती है ये तो जाके जून के पहले हफ्ते में लगती है। तो मैं जब वापस आया मैंने FBI में दाखिल होने की कोशिश की तो मुझे रोका गया। खैर वो मैंने मैनेज करके मैं एंटर हो गया। तो आपको पता मुझे क्यों रोका गया था? मुझे इसलिए रोका गया था कि उस वक्त पनामा का केस आ चुका था और लाहौर से जो टैक्स का रिकॉर्ड था उस वक्त पनामा से रिलेटेड वो FBI के हेडक्वार्टर में शिफ्ट हुआ और उसको तब्दील करने की कोशिश की गई। ये है माजी। लेकिन हम इसके आगे बात करेंगे आगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, हसनात मलिक साहब जो है, मेरे ख्याल में जो लोग एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में जितनी जबरदस्त रिपोर्टिंग इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के केस के हवाले से और ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं की होगी। तो हसनात मलिक ने वो तमाम मेरे ख्याल में 41 दिन ये समाअत जारी रही और उसके बाद ये फैसला हुआ। तो सबसे पहले ये शॉर्ट ऑर्डर है हसनात, ये बताएं कि इसमें ये अब वाज़ेह नहीं है कि ये किस बुनियाद पर कलअदम करार दिया गया है? क्या बदनीति की बुनियाद पर कलअदम करार दिया गया है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो रिक्वायरमेंट थी, लीगल रिक्वायरमेंट, वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि यही मैटर था कि जी 116 का जो केस उनका था कि जी
वो उन्होंने जो पूरा गवर्नमेंट ने होमवर्क करना था कि जी FBI में प्रोसीडिंग करके पता करना था कि क्या ये सोर्स है, ये फंड है जैसे काजी फैसला की बिनामी प्रॉपर्टी है या नहीं। मेरा ख्याल है इनकम्प्लीट जो इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट ने भेजी, और यही जस्टिस काजी फैसला का केस था कि जी ये जो है बजाय इसके कि FBI की प्रोसीडिंग के इन्होंने डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज दिया। तो मेरा ख्याल है उस हद तक तो ये ठीक है कि प्रोसीजर में गलती है, लेकिन जो 3 जजेस हैं उन्होंने FBR में मामला नहीं भेजा। उन्होंने ये कहा कि FBI इंडिपेंडेंटली अगर एक्ट कर सकता है तो ये जो 7 जजेस का जो भेजना है तो वो वाज़े लग रहा है कि गवर्नमेंट भी तकरीबन 2-3 दिन से पहले, बल्कि हफ्ता हो गया है, वो इस चीज़ से मुतफिक थे कि जी मामला जो है FBR में हम तैयार हैं, भेजें जो भी मामला वहाँ वो बता दें अपनी मनी ट्रेल, उसके बाद जो है वो। लेकिन उसमें एक फर्क है ना, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि 7 रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बरकरार रहे, लेकिन इस केस में तो अब फॉर द टाइम बीइंग जस्टिस काजी फैज ईसा तो बिल्कुल बरी जुमा हो चुके हैं, अब वो बाकायदा तौर पर अपनी ड्यूटी। एक चीज इस पे क्लैरिटी लेते हैं हसनात साहब से। अभी जो मामला वापस FBR को गया है, एक तरफ से रेफरेंस जो है वो क्वाश हो गया, जो नोटिस इशू किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो भी खत्म हो गया, मामला FBR में चला गया। FBR जो अपनी रिपोर्ट है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा करवाएगा 60 या 75 दिन के अंदर। तो अब जो मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, क्या वो इस हद तक होगा कि जो टैक्स की कार्रवाई है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, या अभी भी काजी फैज ईसा साहब के ऊपर कोई चार्ज बाकी रह जाता है? देखिए वो रिपोर्ट पे सारा मुतमैन है कि रिपोर्ट क्या आएगी। रिपोर्ट में अगर ये होगा कि काजी फैज का कोई इन्वॉल्वमेंट का उनका सोर्स इस्तेमाल हुआ, पैसा उनका इस्तेमाल हुआ और वो पैसा डिक्लेयर नहीं था, तो उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटो का इख्तियार है कि वो कार्रवाई करेगी। और उसमें यह भी बताया गया है कि अगर कहीं मामला पेंडिंग जो पिटिशनर जज जो जस्टिस काजी फैज इनकी बीवी और बच्चे जो हैं वो कहीं चैलेंज कर देते हैं FBR की प्रोसीडिंग, और वो लेकिन उससे अगर वो पेंडिंग भी है प्रोसीडिंग, कहीं चैलेंज है हाई कोर्ट में या कहीं टैक्स अथॉरिटीज में, फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसमें कागजात लेके मामले में जो इंटरवीन कर सकती है और प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। आप इसको एज ए रिपोर्टर कैसे देखते हैं? मामला कितना आगे चल सकता है और ये फैसला इसकी आपकी क्या असेसमेंट? मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैज चाह रहे थे कि 13 महीने जो मेरे साथ किया गया, जो सर्विलेंस का इल्जाम था, इसके अलावा और भी हरासमेंट का इल्जाम था, और वो एक जजमेंट चाह रहे थे, डिक्लेरेशन चाह रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो नहीं है, विन विन पोजीशन दोनों की है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अभी, क्योंकि डिटेल जजमेंट आएगी तो तब पता चलेगा। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी साहब। इस केस को बड़ा क्लोजली देखते रहे हैं और राइट फ्रॉम डे वन ये कन्विंस थे कि शायद ये जो सारा रेफरेंस है ये क्वाश हो जाएगा। तो फैसल सिद्दीकी साहब, अब ये जजमेंट आ गई है और बज़ाहिर लग रहा है कि इसमें अभी शॉर्ट ऑर्डर में मेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर डिटेल जजमेंट आती है और उसमें ये चीज कंक्लूड कर ली जाती है कि बदनीति पर ये रेफरेंस दायर किया गया था, उसकी इंप्लीकेशंस क्या है गवर्नमेंट के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए और खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए? देखिए, इस जो शॉर्ट ऑर्डर है ये कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट है, तो जो डिटेल रीजंस आएंगी वो इसके बियॉन्ड कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करें। अब अगर हम ये शॉर्ट ऑर्डर देखते हैं तो इसमें 3 डिविजन्स हैं। एक ऑर्डर है 7 जजेस का, फिर एक ऑर्डर है 2 जजेस का, और फिर एक सिंगल जज का एक पॉइंट पे ऑर्डर है। जो 7 जजेस का ऑर्डर है, जो मेजॉरिटी ओपिनियन है कोर्ट का और जो बाइंडिंग होगा रिगार्डलेस ऑफ रीजनिंग में बाकी 2 या 3 जजेस क्या लिखते हैं, उन 7 जजेस ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है अभी कि वो किस ग्राउंड पे ये रेफरेंस को क्वॉश कर रहे हैं। हो सकता है मैलाफाइडीज इन फैक्ट हो सकता है मैलाफाइडीज इन लॉ, लेकिन इस शॉर्ट ऑर्डर में कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है मैलाफाइडीज के हवाले से। सिद्दीकी साहब, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर फर्ज करें कि अगर ये मैलाफाइडी की बुनियाद पर है तो फिर क्या गवर्नमेंट के लिए इंप्लीकेशंस हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इंप्लीकेशंस को आपको 2-3 तरीके से डिस्टिंग्विश करना चाहिए। एक होती है मॉरल इंप्लीकेशंस। मॉरल इंप्लीकेशंस तो होंगी अगर मैलाफाइडीज की फाइंडिंग आती। फिर एक होती है पॉलिटिकल इंप्लीकेशन। अब इस
मैलाफाइडीज का उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कोई फायदा उठा सके वो एक अलग बात है, लेकिन एक होती है लीगल इम्प्लीकेशन कि सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे दे उन मैलाफाइडीज के ऊपर हुकूमत के खिलाफ, वो मुझे नजर नहीं आता होते हुए रीजनिंग में, क्योंकि उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है शॉर्ट ऑर्डर। फैसल साहब, इसका जो बुनियादी बात थी, एक सादा जो टैक्स का मामला था उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाया गया और उसके पीछे कोई ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं लगाया गया। तो यहाँ पे जो बुनियादी नुकता तो वो यही था ना कि टैक्स का मामला एक मौजूद जज के खिलाफ आप ले जाते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आपके ख्याल में हुकूमत ने जो अपना केस बिल्ड किया वो ठीक बिल्ड किया था, या ये मामला जाना ही नहीं चाहिए था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? मेरे ख्याल में इस रेफरेंस में दो बुनियादी फ्लॉज थी, और पहली फ्लॉ ये थी कि नजर आ रहा था सारे जो सर्कमस्टेंसेस थे कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन। लेकिन इसमें जो दूसरा बुनियादी मसला था जो नजर आया इसकी प्रोसीडिंग्स चलते हुए, जो ज्यादा गहरा मसला था, वो ये है कि ये प्री मैच्योर लग रहा था। जो आप जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत ने सही तरह देखा ही नहीं कि ये प्रॉपर्टीज, क्या हम एलेज भी कर सकते हैं कि इन प्रॉपर्टीज के हवाले से कोई इनकम टैक्स लॉ की बड़ी क्लियर कट वायलेशन है, या इनकम टैक्स लॉ की वायलेशन पे किसी जज को क्या रिमूव भी किया जा सकता है, या क्योंकि उनके बीवी और बच्चों से पूछा ही नहीं गया इन प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये रेफरेंस एक स्पेक्यूलेशन पे बेस था कि भाई जरूर ये प्रॉपर्टीज जो है जज साहब की होंगी और उन्होंने छुपाई है, या उन्होंने खुदा ना खास्ता ये प्रॉपर्टीज किसी गलत। चले फैसल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक लीगल व्यू दिया। जो क्रक्स आप बता रहे हैं कि एज ऑफ नाउ ये नहीं लग रहा कि मॉरल इंप्लीकेशंस और पॉलिटिकल तो हो सकती हैं, कोई लीगल इंप्लीकेशंस होती नजर नहीं आती। तो हसनात, मेरे ख्याल में आप जो पीटीआई है उनसे जो उनके लीगल टीम है उनसे क्लोजली इंटरेक्ट भी करते रहे। आज कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदारत की और इस मामले पर बात हुई। सेंस क्या है पीटीआई के अंदर, क्योंकि उनके लिए एक सेटबैक तो जरूर है, क्योंकि इमरान खान साहब भी अक्सर जो मीटिंग्स में ये कहते रहते थे कि जब मैं अपनी मनी ट्रेल दे सकता हूं, अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा सकता हूं, तो एक जज क्यों नहीं ठहरा सकता? क्या आप पॉलिटिकल सेटबैक देख रहे हैं आप? देखिए कामरान साहब, एक हफ्ता पहले उनको समझ आ गई थी गवर्नमेंट को कि जी ये सस्टेन नहीं करेगा रेफरेंस, तो वो ज़हनी तौर पे तैयार थे कि जी बड़ी जल्दी समझ आ गई। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सेटबैक है वो लॉ मिनिस्टर जो उस वक्त के फरूक नसीम साहब हैं, उन्होंने ड्राफ्ट मैन है कि उन्होंने कैसा ड्राफ्ट किया। हमें पता चला कि अनवर मंसूर खान ने जब पहली इनिशियल मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा मैं टैक्स के मैटर करता हूँ, ये केस रेफरेंस नहीं बनता, आप ना करें। लेकिन अनवर मंसूर ने एडवाइस दी, क्या ऐसा दबाव था कि जब उनको जो अटॉर्नी जनरल है वो कह रहे हैं कि ये टैक्स का मैटर और वो भी इतना मजबूत नहीं है, तो क्या इतना दबाव था कि वो तुले हुए थे इसको रेफरेंस? देखिए दबाव तो जहरी बात है, जस्टिस काजी फैसल के जो फैसले थे वो एग्जीक्यूटिव को नापसंद थे और मुख्तलिफ इदारों को। लेकिन बात यह है कि लीगल ओपिनियन वकील का काम है, वो बताया कि ये केस आपका बनता है या नहीं बनता। उस हवाले में उन्होंने शाह से ज्यादा वैसे आपसे आखिरी सवाल है, क्या वो दोबारा हल्फ ले पाएंगे अब? मेरा नहीं ख्याल कि, लेकिन बात यह है कि क्योंकि उनका जो टास्क था कि जी रेफरेंस, वो फेल हो गया। उन्होंने रेफरेंस ड्राफ्ट सही नहीं किया, ख्वाहिश हो गया रेफरेंस। अब तो जो कुछ भी हुआ वो तो अच्छा। एक क्विक क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर अब एक और इशू भी है, क्योंकि फ्यूचर में काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस भी बनना है और अभी ज़रा बाकायदा तौर पर बेंचेस में भी बैठेंगे। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान एक टेंशन मुस्तकबिल में होती नजर आती है इस फैसले की वजह से? देखिए ये डिटेल फैसला, क्योंकि अभी तक कोई चीज जो फैसल सिद्दीकी साहब बता रहे थे ना कि इसमें मैलाफाइडी की कोई एट्रीब्यूट नहीं हुई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सस्पेंस है कि किस किस ग्राउंड पे जो है मेजॉरिटी ने फैसला दिया ये भी नहीं पता। जो मिनॉरिटी का वो उन्होंने भी बड़ी उससे ये लगा कि वो, मेरा ख्याल है कि एक चीज जो है ये सरप्राइज होगा जब डिटेल फैसला आएगा। हसना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये जो मामला एफबीआर में चला गया है वहां पे इसको कैसे हैंडल किया जाएगा और एफबीआर की क्या कैपेसिटी है और ये जो प्रोसेस है कितना लंबा हो सकता है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है अशफाक यूसुफ तोला, पाकिस्तान के मायानाज टैक्स एक्सपर्ट हैं। तोला साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसके तहत अगर केस जो है वो 6 साल से पुराना हो जाए
तो वो आप नहीं खोल सकते। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 2004 से गालबन 2013 या 2014 तक हो रही हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या एफबीआर इतना पुराना केस खोल सकता है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? देखिए, आज आप अगर जजमेंट पढ़े, उन्होंने यही लिखा है कि वो जो भी काम करेगा एफबीआर, वो विद इन द रेमिट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस करेगा। और ये भी कहा है कि रिस्पोंडेंट का कोई भी राइट हर्ट नहीं होगा। ठीक है ना? तो एक तो दो चीजें तो ये बिल्कुल सर्वमोहर हो गई है कि इसके बगैर, इसके अलावा आप कहीं और ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जैसे आपने कहा राणा साहब कि 5 साल तक अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिया हुआ, 10 साल सिर्फ ऑडिट की एक्सटेंशन के लिए होता है, तो 6 साल के अलावा आप नहीं जा सकते। और 5वें साल के अंदर अगर आप ऑडिट खोलते तो 1 साल आप नीचे। तो ये बात तो बिल्कुल आया है कि आप आगे नहीं जा सकते और एफबीआर नहीं जा सकता। अब सवाल ये आएगा कि एफबीआर इस केस में क्या करेगा। एफबीआर ये देखेगा कि क्या मैडम रेसिडेंट थी कि नहीं। अगर रेसिडेंट थी और उन्होंने बैंक स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो एफबीआर के पास पावर है कि वो अंडर सेक्शन 116 सबसेक्शन 1 के तहत उनको कहे कि आप अपने बेचवारों के साथ जांच की डिटेल भी जमा करवाइए। और वो फिर असेस होगा। 2018 को तो जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहा था कि जमा कराती है, तो मेरा ख्याल है वो मामला पीछे वाले टैक्स रिटर्न तक। चले अशफाक साहब, एक और जो इस पे क्लैरिटी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि 6 साल से पुराना केस नहीं खुल सकता, लेकिन 116(1) जो है वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो अगर कोई वेल्थ स्टेटमेंट उन्होंने फाइल नहीं की तो शायद खुल सकता है। जो उनका कल बयान था बेगम साहिबा का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो गालिबन उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने जो सारी वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न्स फाइल किए हैं जब तक वो रेजिडेंट पाकिस्तान थी फॉर टैक्स पर्पसेस। देखिए, वो बात दुरुस्त समझिए कि 18 से पहले उनका क्या स्टेटस था वो नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर है 116 सबसेक्शन 1 कि वो किसी को भी कहे कि आप अपना बैंक रिटर्न फाइल। तो अगर वो कहते भी हैं तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लग सकती, क्योंकि ये डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल होगा पुराने सालों को दिखाने के लिए। और अगर उसमें ये साबित हुआ मैडम अगर दी हमारी रेसिडेंट थी, तो मेरे ख्याल से फिर वो पेनल्टी 181 के तहत लगा। अच्छा, सबसे पहले मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं। अच्छा अशफाक साहब, इसमें जो काजी फायज ईसा की एहलिया हैं, उन्होंने एक और बात भी की कि वो ये मामला खुद एफबीआर भी वो गई, लेकिन उनको ऐसे ट्रीट किया गया कि जैसे शायद कोई मुजरिम है। तो ये एफबीआर का जो किरदार है, अगर एक जज की बीवी के साथ उनका ये रवैया है, और अक्सर हम ये शिकायतें सुनते भी रहते हैं कि जब ऑडिट के या इस तरह के मामलात आते हैं, और शायद इसी वजह से आम आदमी टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो टैक्स अथॉरिटी पे लोग जो बैठे हुए हैं वो आपको एज अ क्रिमिनली ट्रीट करते हैं। तो आपको लगता है कि ये एफबीआर के ऊपर भी एक इंडाइटमेंट है उनकी? अगर ये पहले ही मामला ठीक तरीके से उनको डील कर लेते तो शायद इसकी नौयत ही ना आती कि आज सुप्रीम कोर्ट की तलवार एफबीआर के ऊपर लटक रही होती। नहीं, देखिए 1 जनवरी 2020 की कहा है उनकी एहलिया ने कि तो ये मामला तो उससे कहीं पहले 19 में आ चुका था। तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरी आजिज राय ये है कि अब अगर जाएंगी मैडम, तो अगर तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई रवैया हो एफबीआर का। और मैं नहीं समझता कि आप जब उनको पता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ओवरसी करेगी, और उन्होंने चेयरपर्सन को उन्होंने कहा है, डायरेक्शन दी है कि 75 डेज के अंदर वो सारे मामला की सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को दें, तो एफबीआर का रवैया मैं समझता हूँ नहीं। लेकिन अब तो एफबीआर का रवैया आई एम श्योर के बड़ा अच्छा होगा। अब तो वो जरूरत नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये डायरेक्शन दी है। अमूमी तौर पर आपको लगता है कि एफबीआर का रवैया जो भी आम शहरी जाते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा होता है? क्योंकि ये जाहिर है कि काजी फायज ईसा की एहलिया ने ये अगर बयान दिया तो किसी वजह से बयान दिया होगा ना। अब तो चले उनको मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अब अच्छा बर्ताव करना ही है उन्होंने उनके साथ। कामरान देखें, एक मैं बात बताता हूँ कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, ताली 2 हाथ। तो एक्चुअली होता ही है कि हमारे यहाँ रवैया एक होता है कि मैं टैक्स ना पे करूं
और मैं अपने आप को बड़ा माशाल्लाह पारसा भी था। एक तो ये भी रवैया, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो कुछ कर रहे होंगे, मगर एक तो ये भी रवैया है, और दूसरा रवैया जो मैडम ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है कि ये भी रवैया है दोनों तरफ। एक आप अगर देखेंगे ना तो दोनों तरफ। अच्छा तोला साहब, आपसे आखिरी सवाल है, थोड़ा सा जरा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मामला एफबीआर के पास आ गया और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 7 दिन में एफबीआर ने नोटिस सर्व करना है जस्टिस साहब की वाइफ और उनके बच्चों को। कौन सी क्लॉज के तहत ये जो है नोटिस सर्व हो सकता है, उसका पीरियड कितना है, फिर आगे से जो रिस्पॉन्स आएगा, और कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं अगर समझते हैं कि इंजूरियस है उनको और वो उसके खिलाफ कोई अपील करना चाहें तो मामला किस लेवल पर जा सकता है, और आमतौर पर कितना वक्त लगता है इस तरह के केसेस को क्लोज होने में? राना साहब, एक्चुअली तो होगा ये आपके, अब उन्होंने नोटिस देना है कि भाई अब नोटिस क्या देते हैं मुझे ये देखना पड़ेगा कि 116(1) का देते हैं कि भाई आपने ये क्या किया है, आप अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। अगर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर चुके हैं तो 76 ऑडिट के लिए सेलेक्ट करके ऑडिट का नोटिस देते हैं 152 देते हैं, उनको बाकायदा तौर पर जवाबदेही का मौका दिया जाएगा। वो अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करके ले आएंगे। जब वो डॉक्यूमेंट अरेंज करके ले आएंगे उसके बाद इनको ये मौका दिया जाएगा कि आप बताएं कि ये सोर्सेज क्या थे। अब अगर इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता तो शो कॉज करने के बाद वो उनकी जवाब देंगे, और अगर वो ऑर्डर कर देता है अपना तो ऑर्डर के बाद ये मेरा ख्याल है जहां तक हमें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 60 दिन। इसके बाद लीगल रेमेडी का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो अपीलेट फोरम से आ जाते हैं, पहले कमिश्नर अपील। तो कमिश्नर अपील आपको कोई भी फैसला देगा, उसके बाद एक दोनों में से कोई भी अग्रीड पार्टी है वो हायर फोरम पे, हायर पिटिशन पे जाएगी जो कि ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल इनमेंड है। जी बिल्कुल तोला साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यही जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर है उसके अंदर वाज़े तौर पर दर्ज है कि दोनों पार्टीज अगर किसी को किसी फैसले के ऊपर एतराज है तो जो कानून के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो भी उनको रेमेडीज अवेलेबल हैं वो बाकायदा तौर पर उसको अवेल करेंगे। तो ऑब्वियसली हम इस पर नजर रखेंगे। यहां पर ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा सा इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस पर भी बात करेंगे। हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा तौर पर रिएक्शन तो नहीं आया, ऑपोजिशन से पूछेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे जो लीगल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो रेफरेंस है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। उस पर बात करने के लिए हम इसके अलावा एक और इशू पर भी ज़ाहिर बात करनी है, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो NGOs होती हैं, उनको ज़ाहिर एग्जेम्पशंस देती है, टैक्स एग्जेम्पशंस। इस हवाले से भी इस बजट में भी कोई 90 अरब रुपए की जो एग्जेम्पशंस दी जा रही है, ये कितनी ठीक है? क्योंकि बहुत से सवालिया निशान भी हैं इस हवाले से कि कई ऐसे इदारे जो पैसे कमाते हैं लेकिन बज़ाहिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या ये हुकूमत का ठीक फैसला है? इस पर दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले कि ये टैक्स वाले इशू के ऊपर आए, एक और जुम्मा और एक बहुत तारीख साज फैसला, इसलिए पहले जो जुम्मे थे उसमें शायद आपके खिलाफ फैसले आते रहे, आज ज़ाहिर है इस गवर्नमेंट के खिलाफ आया। हाउ डू यू सी इट? PMLN की तरफ से कैसे देखते हैं इस फैसले को? PMLN की तरफ से तो मैं कोई इस पे तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सियासी मामला नहीं है जिस पे सियासत की जाए या कोई सियासी तबसरा। लेकिन सियासत होती तो है हमारे यहाँ, कोई भी इशू जो है ठीक है। और दूसरा, आपने अच्छा ये किया कि दोनों मामला जो आज आप डिस्कस करने लगे हैं, आपने एक ऐसे सेनेटर को बुलाया जिसकी दोनों में महारत नहीं है, तो ये भी आपने बड़ा अच्छा काम। टैक्सेशन में महारत है आपकी, आप बिल्कुल डिस्क्लेमर न दीजिए। कल स्टैंडिंग कमेटी में आपने जो इसके ऊपर एक स्टांस लिया था, दैट वाज वेरी स्ट्रांग, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। तो चले, आपकी जरा नवाजी है, मगर आपको ये तो पता है कि कानून का तो मैं ना स्टूडेंट हूँ ना। लेकिन एक हफ्ते से आपने FBR को वक्त डाला हुआ है वैसे स्टैंडिंग कमेटी में। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसको 2-3 मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जा सकता है। पहला पहलू तो ये है कि अदालत ने एक चीज़ जो बड़े अरसे से चल रही थी कि ये जो रेफरेंस फाइल हुआ है इसके अंदर बहुत सी प्रोसीजरल एनामलीज हैं, और जिस तरह सजनिश की गई, वो जो मिर्ज़ा साहब जिस इदारे को हेड करते हैं, क्या भला सा नाम है, एसेट रिकवरी रिकवरी यूनिट, जिसने
और भी यानी उसकी जद में सिर्फ ये जस्टिस नहीं आए, वो निगार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता, मगर तूती बहुत बोला। ये आपने देखा कि हमने बहुत लोगों ने शोर डाला जो इसकी जद में पहले आए हैं कि ये कहाँ से कागजात लेकर आ रहे हैं, ये क्या जासूसी इदारा है, ये क्या जाके खुद ब खुद कहीं से चीज़ें ढूंढ के लाता है, इसकी किस जुरिस्डिक्शन के अंदर जाता है, किस कानून के तहत जाता है, और कैसे ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आती हैं और फिर अदालत इनको बाहर क्यों फेंक देती है। तो एक तरफ से तो वो दोबारा हुआ कि वो तमाम मुसव्वदात जिनको टेलीविजन पे दिखाया जाता है और मेरे ख्याल में एविडेंस को प्रेजुडिस किया जाता है, आज अदालत ने ना सिर्फ एविडेंस को बाहर फेंका उसको क्वाश करके, बल्कि उस इदारे के ऊपर भी जो सवाल उठाए, सवालिया निशानात उठाए जा रहे थे, उसको रिकन्फर्म किया कि ये कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, कोई कानूनी तरीकाकार नहीं। एक तो ये जाविया है कि हुकूमत को मेरे ख्याल में आज सुबकी हुई है और जो एक नुक्ता नज़र था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत रेफरेंस आया है, वो कंफर्म हुआ। ये एक जाविया है। दूसरा जाविया ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो मावराए कानून नहीं है, और अगर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जिस तरह बाकी सब लोगों की पाकिस्तान के रहने वाले शहरियों की को सामना करना पड़ता है और या एक्सप्लेनेशन दी जाती है, कुछ जजेस ने तो ये भी कहा कि वी आर द फर्स्ट सिटीजन सो टू से, अच्छा, कि अगर आपने एहतसाब करना है, अब बात अब आपने खोली दी तो करने तो दें, फिर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हमारी भी नहीं होगी। इसके अंदर एक जो चीज़ है ना, मैंने इसीलिए सवाल इनसे पूछा कि सियासी इशू क्यों है, और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए कि जब से ये रेफरेंस आया तो सोशल मीडिया के ऊपर और अदरवाइज भी पीएमएलएन जस्टिस काजी फायज ईसा को सपोर्ट कर रहे थे, और जो गवर्नमेंट है ऑब्वियसली उनका दूसरा नुक्ता नजर था, और शायद तासुर ये दिया जाता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जो केस की लड़ाई है वो एग्जैक्टली जो पीएमएलएन का एक नैरेटिव है, जो बयानी है, तो आज अगर उनके खिलाफ रेफरेंस खत्म हुआ है तो एक लिहाज से आपकी विक्ट्री हुई। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं समझता, बिल्कुल ये नहीं समझता। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जाके ये दिखा नहीं सकते, जो आपने बात की है इसका आप एविडेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम एविडेंस बट एटलीस्ट पल्स तो है ना कि सोशल मीडिया पे मैं आपको हकीकत तो है। हमारी पार्टी का मौकफ ये था कि हम इसको अदलिया के निजाम के अंदर इसको प्रेजुडिस नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक अजीब सी बात लगी है थोड़ी सी कि कल ऐसा बज़ाहिर बातों से लग रहा था कि ये केस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बेगम साहबा के मिसेस जस्टिस फायज ईसा के आने के बाद वो उन्होंने मनी ट्रेल भी दिखाई, और लग ये रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ टैक्स पर्पसेस से, और ये मैंने ख़रीदा है, ये मेरी ट्रेल है। इसका फिर भी यानी जो फैसला किया गया है कि ये वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही जाएगा, ये कुछ मुझे थोड़ा अजीब सा लगा है। डॉक्टर साहब इस पे बाद में बात करते हैं। असल जो टॉपिक है ये असल नहीं था। ये आप दूसरे जिसके लिए आपको ज़हमत ज्यादा दी है, ये असल मैंने जब आपको शुरू में कहा ये असल नहीं है तो आपने कहा कि नहीं है। आपके बारे में ठीक कहते हैं प्रोफेसर, आपको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, जो एक इशू है जिसको आज हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1150 अरब रुपए की टैक्स कंसेशंस दी, और उसमें 90 अरब जो दिया गया टैक्स कंसेशन में वो दिया गया चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको, या उन अफराद को जो खैराती इदारे उनको वो डोनेशन देते हैं, उनकी आमदन के ऊपर छूट दी गई। और कोई तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जिनकी डायरेक्ट जो आमदन है, जितना वो पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर पूरी छूट दी गई। इसमें बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो कमर्शियल हैं, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, यू नेम एंड द इंस्टीट्यूशन इज देयर। फिर अब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डाला गया। डॉक्टर साहब, इस पे जो एक बुनियादी सवाल होता है, कल जब ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में उठा तो वहाँ पे एक आपको पता है कि वहाँ अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये कहा गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानब से हमारे ऊपर ये कदम लगाई जा रही है कि जो आप खैराती इदारों को पैसा देते हैं उसको रिस्ट्रिक्शन करें, उसको रिस्ट्रिक्ट करें। और यू फेल्ट वेरी स्ट्रांगली, और आपका ये कहना था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो चैरिटी का जो निज़ाम है उसको ये ख़त्म करने की एक कोशिश है। तो क्या ये वाकई चैरिटी के निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश है, या एक टैक्स एवेजन चैरिटी के नाम पर हो रही है उसको ख़त्म करने की कोशिश? देखिए, पहली बात ये कि आप माशाल्लाह रोज़ आते हैं, हम भी सुबह से शाम तक वहाँ बैठे रहते हैं। आपने कोई एक केस देखा है जो प्रेजेंट किया हो, जब हमने सवालात भी उठाए हैं कि असल में चैरिटी के नाम पे चोरी हो रही है? आपने कहीं देखा है?
यानी उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दी वो उन इदारों की दी कि ये अस्पताल है, और जब हमने पूछा कि ये अस्पताल तो चैरिटेबल है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है, यानी अगर इसमें फीस भी ली जाती है तो वापस अवाम की खिदमत के लिए वो पैसे इसी इदारे के अंदर डाल दिए जाते हैं और इस अस्पताल को अवामी खिदमत के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसमें कोई इसका इन्वेस्टर ओरिजिनल जिन्होंने जमीन ली, जिन्होंने वक्फ बनाया, जिन्होंने इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, अरबों रुपए की मशीनरी लगाई, सीटी स्कैन लगाए, MR, क्या उनमें से कोई पैसे ड्रॉ कर रहा है इसमें से? तो जवाब है नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हमारे जिस तरह वक्फ होते हैं, ये मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन क्या है? एक वक्फ है। इसी तरह ये जो फाइजर फाउंडेशन जो है ये क्या है? ये एक वक्फ है। इसी तरह मर्क फाउंडेशन, ये बड़ी बड़ी, मैं हेल्थ केयर के हवाले से बात कर रहा हूं क्योंकि इसका हवाला कल दिया गया था, ये बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मर्क फाउंडेशन क्या करती है? यानी वो जो अपने पैसे कमाते हैं उसमें इंसानियत की खिदमत के लिए मुख्तस कर देते हैं पैसे, जो फिर इंसानियत की खिदमत की जाती है उसमें से कंपनी पैसा नहीं बना सकती। अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको पता चलेगा। हर तीसरे सफ़े के ऊपर हमने ये ऑब्जेक्शन उठाई। मसलन आपने ये कहा कि आप चैरिटेबल इतने पैसे अगर दें, पहले 30% होता था, उसको 10% कर दिया, यानी आपकी जो इनकम होती है उसकी 30% तक आप चैरिटेबल फाउंडेशंस में डाल सकते थे और आपको टैक्स ब्रेक मिलती थी। अब आपने कहा नहीं, उसको 10 कर दो। सवाल पूछा गया कि 10 क्यों कर दो? तो इधर उधर बगलें झांकने लगे कि 10 क्यों कर दो भाई? आप क्या चाहते हैं कि मुल्क में चैरिटी खत्म हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि मुल्क में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। बड़ा मुश्किल होता है आपको रोकना, लेकिन नाज़रीन हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टैक्स एग्जाम्पशन की हम बात कर रहे हैं, खास करके जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। तो सेनेटर साहब, ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे अमेरिका का, बाकी दुनिया का हवाला। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी मिस यूज भी होती है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मसलन इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है जो चैरिटी के नाम पे अरबों रुपए की उसको जगह दी गई, और उसके बाद वो बाकायदा माशाल्लाह से एक वो पूरा एक बिजनेस चला रहे हैं। अगर आप वहां पे चले जाएं तो आपको पता है कि बड़ी कहानियां मशहूर हैं कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता किसी प्यारे की मौत वाक़ हो जाए, जब तक आप पैसे नहीं भरेंगे आपको वहां से आने नहीं देते। उसके मुकाबले में अच्छे इदारे भी हैं। इंडस हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहां पे तो कैशियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उन इदारों को तो बनती है, लेकिन जो इसको बिजनेस चैरिटी सामने रखी हुई लेकिन अंदर से बिजनेस कर रहे हैं, क्या ऐसे इदारे डिजर्व करते हैं कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन? देखिए, आपको एक तफरीक करनी होगी। तफरीक ये करनी होगी कि क्या वो फीस लेते हैं, ये एक बात है, मगर क्या उस नफे से लोग अपना फायदा शेयर होल्डर्स कमा रहे हैं, ये दूसरी बात है। अगर एक रियासत यहां पे हर चीज फेल हो रही हो, तालीम फेल हो रही हो, सेहत फेल हो रही हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उस खला को पुर करें या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रीड के जरिए चलती हैं उस खला को पुर करें। हम ये चाह रहे हैं कि उस खला को पुर किया मेरा जाए। सवाल ये है कि एक आम गरीब आदमी को क्या फायदा है कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लाखों रुपए अगर वो उसने वहां पे देने हैं, तो अगर एक गरीब आदमी है उसका इलाज फ्री नहीं हो सकता, उसको क्या फायदा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चैरिटी कहां पे? आज बाय नेम, कल एक अस्पताल कौन सा भला सा था वो लाहौर के अस्पताल की का जिक्र इन्होंने किया था, जिसपे मैंने उनको जवाब दिया, मैं नाम भूल रहा हूं अस्पताल का, और अच्छा हो गया नाम भूल रहा हूं, वरना आप लोग, हाँ, फातिमा मेमोरियल, चले अब नाम निकल ही आया। इन्होंने कहा कि यही जो मुकदमा आपने दायर किया है, और मैंने इनको कहा कि अगर ये आज अस्पताल ना होता तो कोरोना वायरस के पेशेंट सड़कों के ऊपर पड़े होते, और जो आपने देखा स्पेन के अंदर और इटली की तरह के वो धूकनी की तरह उनकी सांस चल रही है और उनको उठाने वाला कोई नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। आप वो मंजर देखना चाहते हैं? ये बात आपकी ठीक है कि कुछ चैरिटेबल इदारे हैं जो मुफ्त काम करते हैं, यानी उसको रन करने के लिए भी वो पैसे लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, शौकत खानम अस्पताल है, वहां पे आप पैसे नहीं देते? देते हैं, लेकिन गरीब आदमी को मुफ्त काम वहां पे इलाज होता है। प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक और एग्जांपल, आज जो हुआ है लम्स का एक टैक्स एग्जेम्पशन था परपेचुइटी के अंदर, क्योंकि सब यहां पे जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता है कि लम्स ने उनकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किया है। वो क्लार्क जिनके बच्चे वहां पे जो टॉप करते हैं, जिनको वो पैसे देते हैं जब तक उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती, वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज इन्होंने कहा है कि आपको हर 2, 3, 4, 5 साल के बाद एग्जेम्पशन लेनी होगी, और हमने सवाल उठाया क्यों? जवाब क्या था? जवाब से सवाल का आपको पता चल जाएगा। जवाब यह था कि हमें बाहर से, हम कमजोर मुल्क हैं, हमें बाहर से यह मैंडेट दिया गया है कि यह लगाओ,
बंद करो ये इदारे। ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये जवाब नहीं दिया गया। जवाब ये दिया गया है हमें कि हम कमजोर मुल्क हैं, हमारे ऊपर कभी एक तरफ से IMF बैठी है, एक तरफ से फैटफ बैठा है, और हमने हाथ जोड़ दिए। हमने कहा माई बाप, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपके जी में आए हम आपके सामने करने के लिए तैयार आपने एक खैराती इदारे को चैरिटी दी, एक नोबल कॉज के तहत। वो खैराती इदारे का आगे स्कूल बनाता है, और ये है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर उसका नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो खैराती इदारा आगे स्कूल बनाता है, स्कूल बनाकर बच्चों से फीसें भी लेता है, और फिर अपने डायरेक्टर्स को वो उस लाखों और करोड़ों में वो अपनी तनख्वाहें भी देता है। क्या ये आप करते हैं ना? देखिए ना, ये जो आपने बात की एक रीजनेबल बात है। आप एक कैप कर दें कि आप कितनी अपने डायरेक्टर्स को तनख्वाह दे सकते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा जो वहां पे काम कर रहे हैं या बोर्ड्स पे सर्व कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप उनको तनख्वाह दे सकते हैं। मैं इसके हक में हूं कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड्स के ऊपर भी और एग्जीक्यूटिव्स की तनख्वाहें अगर आप कैप करना चाहते हैं तो कर दें। लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं कि आप इस मुल्क के अंदर से चैरिटी, यानी हर आर्ग्यूमेंट जो दे रहे हैं उसका फ्लिप आर्ग्यूमेंट ये है कि मरने दे फिर लोगों को। नहीं यार, रियासत भी काम नहीं कर सकती। यानी आपको ये एतराज नहीं है कि फॉर प्रॉफिट इदारे ये काम करें, सेहत का, तालीम का, रिफाए आमा का, विमेंस एम्पावरमेंट का, माइनॉरिटीज का। आप कहते हैं कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर के इदारे 1,000 स्कूलों की चेन बना दें जिसमें से वो आइडियल सिचुएशन, मुझे बताएं, आइडियल सिचुएशन तो ये तालीम और सेहत आपके आइन में भी दर्ज है, रियासत का काम है। बिल्कुल, होना तो यही है कि रियासत जो आप टैक्स एग्जेम्पशन और वो बाकी चीजें देते हैं, रियासत अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करे, लोगों को फ्री तालीम, फ्री इलाज, अच्छी सहूलतें दे। ये बेहतर तरीका नहीं? आपको ये मालूम है कि उन्होंने कल हमारे से ये अप्रूव करवाया है कि डेवलपमेंट का नाम निकाल चले डॉक्टर साहब, बहुत आप थे बैठे हुए वहां पे मौजूद था कि डेवलपमेंट का नाम, हमारे पास टाइम खत्म हो गया, हमारे पास टाइम खत्म हो गया। सर ये IMF का है मुकदमा और फैटफ का मुकदमा है, इसको आप ऐसे ही फ्रेम करें जैसा आपके सामने फ्रेम हुआ है। और ये कहना कि ये असली इशू नहीं है। ये इशू हमने आपके सामने रखा है। मकसद ये था कि दोनों जो साइड्स के आर्गुमेंट्स इसके हक में भी और इसके खिलाफ भी है, लेकिन जो बुनियादी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं वो ये है कि जो टैक्स देना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, और जो आप खैरात देते हैं, किसी का भला करते हैं, वो आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, जो आपका और आपके खुदा के दरमियान है और आपका और लोगों के दरमियान है। तो दोनों के अंदर तवाज़ुन कायम करना है, और हमने मुल्क के अंदर टैक्स के कल्चर को भी प्रमोट करना है और गरीबों की मदद भी करनी है। इसके साथ ही मुझे और कामरान यूसुफ को अगले कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।